आप लोगों को, जैसा कि हिंदी भाषा का विकास एवं हिंदी शब्द की उत्पत्ति लिखी गई है, इस पे मैंने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा आप लोगों से कर लिया है। अब इसके आगे क्रम से आगे क्या पढ़ना है उस बिंदु पर हम बात करते हैं। तो प्रिय साथियों, देखिए, हिंदी के बारे में जानकारी हो गई है और आज हमें भाषा के बारे में पढ़ना था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है प्रिय साथियों, वो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, किससे हुई है? तो संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब प्रश्न क्या बनता है, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ क्या होता है प्रिय साथियों? भाषा का अर्थ होता है कि हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त करें तथा दूसरे के भाव या विचारों को ग्रहण करते हैं, उसी को भाषा कहा जाता है। भाषा का अर्थ होता है अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना, अपने भावों या विचारों को, अपने भावों या विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरे के भावों या विचारों को ग्रहण करना, यही भाषा का अर्थ होता है। भाषा का जो अर्थ होता है, यही जो मैंने लिखा है, अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरे के भाव या विचारों को ग्रहण करना ही भाषा कहलाता है। अब आप लोग दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है और आलवंडी की जो परीक्षा, उसमें ये भी पूछ सकता है ये कथन किसका है। कथन, जब कथन की बात करता है प्रिय साथियों, ये कथन जो है ये कामता प्रसाद गुरु का है। कामता प्रसाद गुरु प्रिय साथियों, और जो कामता प्रसाद गुरु हैं इनको हिंदी भाषा का पाणिन भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिन, हिंदी भाषा का पाणिन कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इन्होंने इस कथन को व्यक्त किया था कि अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरे के भाव या विचारों को ग्रहण करना, यह है भाषा शब्द की उत्पत्ति और भाषा का अर्थ। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है, भाषा के परिवार। प्रिय साथियों, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है, भाषा के परिवार। भाषा के परिवार, तो हमारे सभी छात्र इसको ध्यान से सुने। भाषा के जो परिवार होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। भाषा के परिवार पूछता है कितने होते हैं, तो भाषा के जो परिवार होते हैं उनकी जो संख्या होती है 2 होती है। संख्या 2 होती है, ये हमारे छात्रों को पता होना चाहिए। उनकी संख्या कितनी होती है? 2। जिसमें जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं आर्य परिवार प्रिय साथियों। और जो आर्य परिवार लिखा है, अगर ये नहीं लिखा है तो इसी का अगला नाम होता है, उसको हम कह सकते हैं भारोपीय परिवार प्रिय साथियों। और जो दूसरा है आपका, उसका नाम है द्रविड़ परिवार। ये आपका द्रविड़ परिवार है। फिलहाल द्रविड़ परिवार का कोई अन्य नाम तो ऐसे नहीं पुस्तकों में दिखता है, बट इसको हम कह सकते हैं कैंटुक परिवार। कैंटुक परिवार, कैंटुक परिवार उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि द्रविड़ परिवार है। अब और यहाँ क्या पढ़ना है, ये पूछा आता है जो आर्य परिवार या भारोपीय परिवार है, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका जो संबंध है ये उत्तरी भारत से है प्रिय साथियों। और जो द्रविड़ परिवार है इसका संबंध जो है दक्षिणी भारत से है। 2 बात आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
कि आर्य परिवार का संबंध किससे है या भारोपीय परिवार का संबंध किससे है, तो उत्तरी भारत से है, और द्रविड़ का किससे है, तो दक्षिणी भारत से है। इतने से हम लोगों का काम नहीं चलने वाला है। आपके पेपर में ये पूछा आता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है प्रिय साथियों। तो देखिए, आपका हिंदी है, ये आपका संस्कृत है प्रिय साथियों, ये आपका प्राकृत भाषा है, ये आपका अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश और सेनी आप कह सकते हो, और ये आपका औहट भाषा है प्रिय साथियों। ये जो भाषा मैंने लिखा है, ये हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और सेनी, औहट, ये आर्य परिवार की भाषा है या भारोपीय परिवार की। क्वेश्चन पूछा आता है हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आर्य परिवार की। विकल्प में आर्य परिवार नहीं है तो भारोपीय परिवार की। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और द्रविड़ परिवार की जहाँ तक बात आती है तो दक्षिणी भारत हम आएंगे। ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते होंगे जीएस में, तो आपको पता होना चाहिए दा से द्रविड़, दा से दक्षिणी भारत। और द्रविड़ परिवार में सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं केरल प्रिय साथियों। और जब आपको केरल ले जाएंगे तो केरल की भाषा आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ की जो भाषा है वो है मलयालम प्रिय साथियों। ये मलयालम किस परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की। इसके बाद आपको हम केरल से ले जाते हैं कर्नाटक। और जब आपको कर्नाटक ले जाते हैं तो यहाँ की जो भाषा है का से कर्नाटक, का से कन्नड़, यहाँ की भाषा जो है कन्नड़ है। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं तमिलनाडु। अब हम आपको तमिलनाडु ले चलते हैं, और जो तमिलनाडु की भाषा है वो आपकी है तमिल। पेपर में बहुत पूछा आता है प्रिय साथियों। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं आंध्र प्रदेश। और जब आपको हम आंध्र प्रदेश ले चलते हैं तो यहाँ की जो भाषा है वो है प्रिय साथियों तेलुगु। ये सब द्रविड़ परिवार की भाषा है। पेपर में पूछता है मलयालम किस परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। कन्नड़ किस परिवार की है, तो द्रविड़ परिवार की है। तमिल किस परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है। तेलुगु किस परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है। और किस प्रदेश की है, तो दोनों बात कन्फर्म हो गई। यही है भाषा के परिवार। भाषा के कितने परिवार होते हैं, 2 परिवार होते हैं, आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार। और ये मैंने आपको बताया कि किस परिवार की कौन सी भाषा है। एक क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। इतनी बात सभी छात्रों के समझ में अगर आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाषा के परिवार तो मैंने पढ़ लिया। अब इसी क्रम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बताएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं, लगभग सभी लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा और देख भी रहे हैं। तो आगे आप लोग देखते रहें, फिर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। अब यहीं से एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा आता है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है प्रिय साथियों। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा आता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है प्रिय साथियों। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, उस भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं प्रिय साथियों। भाषा की सार्थक जो इकाई है वो वाक्य होता है, वाक्य। अब आपके पेपर में पूछे वाक्य की सार्थक इकाई क्या होता है, तो उपवाक्य होता है प्रिय साथियों। अब पूछता है उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है, तो पदबंध होता है प्रिय साथियों, पदबंध। अब पूछे पदबंध की सार्थक इकाई क्या होती है, तो पद, या आप कह सकते हो शब्द। अब इसकी सार्थक इकाई पूछता है क्या होती है, तो वर्ण। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि। प्रिय साथियों, इसको आप लोग अवश्य नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है और ये बच्चों से गलतियां प्रायः हुआ करते हैं, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे और कुछ है नहीं कि और कुछ बता जा सके, फर्स्ट एंड लास्ट की ये है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, तो वाक्य। वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है, तो उपवाक्य। उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है, तो पदबंध। पदबंध की सार्थक इकाई क्या होती है, तो पद या शब्द। और शब्द की सार्थक इकाई क्या होती है, तो वर्ण। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि।
ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कभी आप गलती ना करें। अब इसके अलावा और किसी पुस्तक को पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य की सार्थक इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की सार्थक इकाई पदबंध, पदबंध की सार्थक इकाई पद या शब्द, इसकी सार्थक इकाई वर्ण, और वर्ण की सार्थक इकाई क्या होती है तो ध्वनि। कैसे आप जानेंगे? जैसे मान लो आपको का बोलना है तो का बोलेंगे तो कोई ध्वनि होगी कि नहीं होगी? होगी। और का क्या है? ये एक वर्ण है। इसीलिए पेपर में पूछा आता है वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण की सबसे छोटी इकाई। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए वर्ण की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। इसको मैंने एक सार्थक रूप में बना दिया है। इतनी बात आपको मैंने किसके बारे में बताया? भाषा के। तो भाषा का एक प्रश्न बना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी बच्चों को पता चल गया। भाषा का अर्थ क्या होता है, ये भी पता चल गया। और भाषा के परिवार कितने हैं, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। अब क्या मैंने बताया कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। तो भाषा विषयक जो जानकारी हमारे पास थी, जो आपके ऑल वनडे के एक दिवसीय पेपर में क्वेश्चन आने हैं, उनके बारे में सारा डायग्राम मैंने व्यक्त किया। तो आपने अभी तक जो पढ़ा वो हिंदी भाषा का विकास एवं हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपने पढ़ा है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पेपर बनता है कि भाषा जो है, इसके भाषा हिंदी भाषा व्याकरण में जो हिंदी है वो किस क्रम पे आता है, यानी भाषा विकास में भाषा का हिंदी का क्रम क्या है। तो अगला प्रश्न क्या बनता है, उसके लिए हमारे छात्र अब रेडी हो जाएं, पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं कि अब इनको बताना है भाषा किस क्रम पे आएगा, यानी भाषा की उपभाषा। कहने का मतलब हिंदी भाषा किस क्रम पे आएगी। तो हिंदी की उपभाषाएं, सभी छात्र ध्यान दें, हिंदी की उपभाषा के बारे में देखें। यही चैप्टर भी आपका विकास चल ही रहा है, हिंदी की उपभाषाएं। प्रिय साथियों ध्यान देते रहिएगा, हिंदी की उपभाषाओं के बारे में अब आपको पढ़ाएंगे हम। और इसकी संख्या अगर कभी पूछता है तो आप 5 लिखिएगा, विकल्प में रहेगा, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जिसमें हम क्रम को बता रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 पर जो आता है वो आपका संस्कृत है प्रिय साथियों। और आप लोगों को पता है संस्कृत और संस्कृति दो होती है। एक संस्कृति होती है ट्रेडिशन, प्रथा, रीति रिवाज, और एक संस्कृत होती है, इसको हम भाषा कहते हैं। और जो संस्कृत है इसको भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कहते हैं, जिससे सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। ये संस्कृत जो है ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा प्रिय साथियों वो संस्कृत है। और क्रम पे ये पहले नंबर पे आई है। संस्कृत के बाद आपका पाली भाषा आता है, पाली के बाद आपका प्राकृत भाषा आता है प्रिय साथियों, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश सौरसेनी आता है प्रिय साथियों। इसके बाद आपका औहट आता है, और औहट के बाद दोस्तों ये आपका हिंदी आता है। कुछ छात्र कभी कभी ये कहते हैं ऑफलाइन क्लास में या ऐसे भी पूछा करते हैं, किताबों में नहीं लिखा मिलता है। कभी कभी ये कहते हैं कि आपने 5 लिखा है जबकि संख्या 6 दिख रही है। तो ये जो औहट है ये अपभ्रंश और सैनी का ही बिगड़ा हुआ रूप है, उसको हम मूल रूप में काउंट नहीं करते हैं। 5 ही आप लगाइएगा, ये तो लिखने का एक स्वरूप है, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए ये छात्रों के बारे में हित के लिए बताया गया कि इनको गलती नहीं करना है। और एक चीज़ पूछता है हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसे। हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति, हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अपभ्रंश और सैनी से हुई है। ये क्वेश्चन 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई गई परीक्षा वीडियो में लगातार 3 बार पूछा गया, 3 बार प्रिय साथियों। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपभ्रंश और सैनी से। ये वीडियो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार आया है और क्रम तो फिलहाल कई बार पूछता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो पाली है ये बौद्ध की भाषा है,
बौद्ध का मतलब बौद्ध धर्म आप लोग पढ़ते होंगे इतिहास वगैरह में। प्राकृत ये जैन परंपरा, जैन धर्म की भाषा है, आप जैन धर्म भी पढ़ते होंगे। हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश अवहट, तो इसको तो आप बता ही जा रहा है। एक प्रश्न और बन सकता है कभी, देखिए जो ये तीनों भाषाएं हैं, ये आपकी संयोगात्मक भाषा है। यूपी में बहुत पूछता है, संयोगात्मक का मतलब हुआ प्रिय साथियों आश्लिष्ट भाषा, और ये दोनों जो बच गया ये आपकी है वियोगात्मक भाषा। प्रिय साथियों, वियोगात्मक भाषा 2013 में +14 की पीजीटी परीक्षा हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था कि हिंदी कैसी भाषा है, संयोगात्मक या वियोगात्मक? तो हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक, ये संयोगात्मक नहीं है। इसका कारण भी बता दें, वियोगात्मक भाषा वही होती है इसमें समय समय पर परिवर्तन होता है। क्या आपने संस्कृत में कभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, लेकिन आपने हिंदी में पढ़ा होगा। यहाँ पे कालों का विभाजन होता है, कारक के आधार पे ये अलग है और कारक के आधार पे संस्कृत, पाल, प्राकृत आपका अलग है, इसलिए संयोगात्मक भाषा है, ये आपकी वियोगात्मक भाषा है। तो भाषा विषयक जानकारी तो हमारे छात्रों को मिली कि भाषा की उत्पत्ति क्या हुई, इसका रूप क्या था, इसके परिवार कैसे थे, कितने थे, सबको मैंने एक डायग्राम से बताया। भाषा की सार्थक इकाई भी मैंने आपको बताया। जितना मैंने पढ़ाया है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पेपर में आना ही तय है, परीक्षा चाहे जिस कस्टडी की रही हो। तो अब इसके आगे हम चलेंगे। जो भी छात्र बैठे हुए हैं वो नोट कर लें, बाकी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। अब इसको हम मिटाएंगे और आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। तो प्रिय साथियों, एक बार फिर आप देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति को लेकर तो मैंने चर्चा किया और ये बात मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न आता है, हिंदी व्याकरण की बात आती है। अभी कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, अभी तो हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उत्पत्ति, वो बताया जा रहा है। टीचर का काम ये नहीं होता है कि वो पहुँचते ही क्लास में वर्णमाला ये सब शुरू कर दे। टीचर का मतलब होता है कि उसकी जनरेशन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से, उसके बारे में जाने, ये सब होना चाहिए। आइए देखिए, अब आपको देखना है व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या होता है। प्रिय साथियों, सभी लोग जानते होंगे कि जो व्याकरण लिखा गया है, इसका तो पहले हम विग्रह करेंगे, तो ये बी हो जाएगा यड़ संधि के अनुसार, आ हो जाएगा प्लस क्री धातु होगी, क्री धातु। इसी क्री धातु को हम कृदंत भी कहते हैं। प्रिय साथियों, इसको कृदंत भी कह सकते हैं। और इसमें संस्कृत का एक प्रत्यय लगेगा, लुट प्रत्यय, लुट प्रत्यय। प्रिय साथियों, व्याकरण की जो उत्पत्ति हुई है, बी उपसर्ग है, आ, ये दोनों आपके उपसर्ग हैं प्रिय साथियों, और क्री धातु है। धातु का मतलब होता है क्रिया। आप लोगों को पता है कि जो धातु होती है उसका जो मूल रूप होता है वो क्रिया ही होती है। तो कृदंत या क्री धातु है, और लुट प्रत्यय के मिलाने से क्या बना है, व्याकरण। प्रिय साथियों, अब व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना। प्रिय साथियों, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है शुद्ध शब्द, वर्तनी के अनुसार ऐसे लिखा जाएगा। जो हम लोग शुद्ध ऐसे लगा के पेपर में आएंगे तो ऑलरेडी बाउंड्री से बाहर होंगे। टीचर का काम होता है पढ़ाते समय वो शुद्ध लिखे और शुद्ध बोले। जब टीचर ही शुद्ध बोलेगा, नहीं बोलेगा, गलत बोलेगा, तो बच्चे फिर तो गलत तो करेंगे ही। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये व्याकरण का मैंने आपको बता दिया। आपने व्याकरण को देख लिया, भाषा की उत्पत्ति देख लिया और हिंदी शब्द की उत्पत्ति देख लिया। ये चैप्टर यहाँ पे अब एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आगे अब आपका स्टेप शुरू होना है हिंदी भाषा व्याकरण में पहला अध्याय, जिसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। तो अब वर्णमाला के बारे में
आगे प्रस्ताव जारी करना है